अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि एक ऐसी जबान जिसे लोग कमतर समझते हों, उसे कोई एक शख्स आकर लाखों लोगों के दिल की आवाज बना दे? जी हां, आज हम बात करेंगे उसी मेमार की, वलीद दक्नी की, जिन्होंने उर्दू शायरी की पूरी इमारत खड़ी कर दी। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? एक गिरी पड़ी जुबान लाखों लोगों की शायराना आवाज कैसे बन गई? ये सिर्फ एक शायर की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो एक जुबान की तकदीर बदलने की दास्तान है। और इस दास्तान के हीरो हैं वली दक्कनी। अच्छा, तो वली के आने से पहले शुमाली हिंद में शायरी का माहौल कैसा था? समझें कि शायरी ने एक दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ वो जुबान थी जो अवाम के दिलों में बसती थी, और दूसरी तरफ वो जो शाही दरबारों में गूंजती थी। और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी खाई थी जिसे कोई भी पुर नहीं कर पा रहा था। और ये तजाद यहाँ बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है फारसी, दरबार की जुबान, बड़ी शानो शौकत वाली, और दूसरी तरफ है रिख्ता, यानी अवाम की बोली। अब मसला पता है क्या था? शायर थे तो हिंदुस्तान के, रहते यहीं थे, लेकिन जब शायरी करते थे तो जज्बात का इजहार फारसी के ईरानी सांचे में ढलकर होता था। मतलब एक ऐसी शायरी जो अपनी ही जमीन से कट गई थी। तो ये रिख्ता आखिर थी क्या चीज? दरअसल ये उर्दू का ही एक पुराना नाम था, लेकिन जरा इसके मतलब पर गौर करें। बिखरा हुआ, गिरा पड़ा। नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि इस जमाने के बड़े बड़े अदीब इस जुबान को कितनी हकारत से देखते थे। अब सोचें, ऐसी जुबान में कोई आला शायरी करने का सोचे भी तो कैसे? ये कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। और फिर इसी जमूद को तोड़ने के लिए जुनूब से यानी दक्कन से एक शायर आता है, वली दक्नी, और वो अपने साथ एक बिल्कुल नया, एक अनोखा शेरी अंदाज लेकर शुमाली हिंद पहुंचते हैं। ये दो तारीखें याद रखने वाली हैं। ये एक अदबी इनकलाब की बुनियाद हैं। देखें, 1700 ईस्वी में वली दिल्ली आए और एक चिंगारी सी लगा दी, लेकिन असल तूफान वो तो 19 साल बाद आया, जब 1719 में इनका पूरा दीवान, इनकी शायरी का मजमुआ दिल्ली पहुंचा, और उसने तो जैसे पूरे अदबी मंजरनामे में आग ही लगा दी। और जब वली का दीवान दिल्ली पहुंचा ना, तो बस हाथों हाथ लिया गया। लोग हैरान रह गए, शशदर रह गए कि अरे, जिस जबान को हम कुछ समझते ही नहीं थे, उसमें इतनी खूबसूरत और दिल पर असर करने वाली शायरी भी हो सकती है। बस फिर क्या था, पूरी फिजा ही बदल गई और हर शायर वली के रंग में रंगने की कोशिश करने लगा। तो समझें कि वली की आमद बिल्कुल सही वक्त पर हुई थी, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। शुमाली हिंद के शायर फारसी की नकल करते करते थक चुके थे। वो बेचैन थे, तरस रहे थे एक ऐसी शायरी के लिए जिसमें अपनी मिट्टी की खुशबू हो। माहौल, आप कह सकते हैं, तब्दीली के लिए बिल्कुल तैयार था। होता यह था कि हिंदुस्तानी शायर फारसी में चाहे कितना ही कमाल क्यों ना दिखा दें, ईरान के जो उस्ताद शायर थे वो उन्हें हमेशा कमतर ही समझते थे। इसी एहसास कमतरी ने उन्हें अपनी ज़बान की तरफ मुतवज्जे किया। उन्हें बस एक रहनुमा की तलाश थी, और वो रहनुमा वली की शक्ल में जुनूब से आ पहुंचा। अच्छा, तो अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वली की शायरी में ऐसी क्या खास बात थी जिसने उसे इतना इनकलाबी बना दिया। जरा ये शेर देखें, याद करना हर घड़ी तुझे यार का, है वजीफा मुझ दिले बीमार का। कितना सादा है ना, कोई मुश्किल फलसफा नहीं, कोई भारी भरकम अल्फाज नहीं, बस सीधे सादे आम फहम अल्फाज में दिल का हाल कह दिया। और यही वो बात थी जो सीधा लोगों के दिल में उतर गई। देखें, इस जमाने में जो शायरी होती थी ना, वो अक्सर बहुत पेचीदा और फलसफियाना होती थी, लेकिन वली का कमाल यही था कि उन्होंने रोज़मर्रा की ज़बान में गहरे से गहरे जज्बात का इजहार कर दिया। उनकी शायरी हर किसी को समझ आती थी, और यही वजह है कि वो सीधा दिल पर असर करती थी। और ये वली की जहानत का राज है। देखें उन्होंने क्या कमाल किया। एक तरफ से साजन जैसा खालिस हिंदुस्तानी लफ्ज उठाया, और दूसरी तरफ से चश्म जैसा खूबसूरत फारसी लफ्ज, और फिर दोनों को ऐसे मिलाया कि वो एक दूसरे में जैसे घुल मिल गए हों। ये कोई जोड़ तोड़ नहीं था, नहीं, ये एक नई जुबान की तख्लीक थी। एक ऐसी जुबान जो खूबसूरत थी, जिसमें मौसीकी थी, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी थी। और सिर्फ जबान ही नहीं, वली के शायरी का जो महबूब है ना, वो भी खालिस हिंदुस्तानी है। वो सरापा नगारी के माहिर थे। मतलब महबूब का सर से पांव तक ऐसा नक्शा खींचते थे कि तस्वीर आंखों के सामने आ जाए। और वो उसे किसी अजनबी फारसी नाम से नहीं पुकारते थे, बल्कि कहते थे साजन, प्रीतम, मनमोहन। इस एक छोटी सी बात ने शायरी को अजनबी से अपना बना दिया। तो आखिर में आइए वली की मिरास को समेटते हैं और ये समझते हैं कि आखिर उन्हें इतने बड़े बड़े खिताबात क्यों दिए गए। वली के मकाम को समझने के लिए ये दो मिसालें बहुत ज़बरदस्त हैं।
ایک تو انہیں اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے، مطلب وہ پہلا شخص جن سے پوری اردو شاعری کی نسل چلی، اور دوسرا انہیں اردو کا چوسر بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے چوسر نے انگریزی کو ایک عام بولی سے اٹھا کر ایک ادبی زبان بنایا تھا، بالکل وہی کام ولی نے ریختہ کے ساتھ کیا۔ تو ان کی جو میراث ہے نا، اسے ہم 3 آسان مراحلوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا قدم، ولی نے دکھایا کہ ریختہ میں کتنا دم ہے، اسے ادبی عزت دلوائی۔ دوسرا قدم، شمالی ہند کے شاعروں کی ایک پوری نسل نے اسے جوش و خروش سے اپنا لیا۔ اور تیسرا قدم، اسی بنیاد پر اردو شاعری کے اس عظیم کلاسیکی دور کا آغاز ہوا جس نے ہمیں میر اور غالب جیسے بڑے بڑے استاد دیے۔ تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ اردو غزل کے کلاسیکی دور کا باقاعدہ آغاز ولی کے کام سے ہی ہوتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا دور نہیں تھا جناب، یہ 150 سال سے بھی زیادہ عرصے تک چلا، اور اردو شاعری کے جو بہترین شاہکار ہیں نا، وہ اسی دور میں تخلیق ہوئے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے، ولی نے اپنے زمانے کی زبان کو ایک نئی شکل دی، ایک نئی زندگی دی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دور کے ولی کون ہیں؟ وہ کون سے فنکار ہیں جو ہمارے لیے، ہماری نسل کے لیے اظہار کے نئے راستے بنا رہے ہیں؟